रऊफ कलास्ट्रा का कॉलम 5 अरब की वारदात की दास्तान हिस्सा अव्वल। एक बात तय है कि आप कुछ भी कर लें, इस मुल्क से स्कैंडल्स खत्म नहीं होंगे। हर दफा कोई मदारी करतब दिखाता है तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा करतब और क्या हो सकता है, और फिर हम ही गलत निकलते हैं। कुछ वक्फे बाद इससे भी बड़ी वारदात हो जाती है और हम पिछला करतब भूलकर नए करतब में खो जाते हैं। अब तो याद भी नहीं रहा कि इस मुल्क में क्या क्या स्कैंडल्स ब्रेक हुए और इनका क्या क्या बना, और पुराने खिलाड़ी दोबारा हम पर नाजिल हो गए। पूरे 5 साल लगते हैं एक हुकूमत और इसके करप्ट कारनामों को सामने लाने और लोगों में इनके खिलाफ शोर पैदा करने में। लोग इस करप्ट इलियट को मुस्तरद करने लगते हैं तो वो सब मिलकर अपना नया सरदार मुंतखब करके फिर अवाम पर नाजिल हो जाते हैं। इंसानी नफ्सियात है कि अगर किसी को नए कपड़े पहनाकर सामने लाया जाए तो लोग इसके पिछले कपड़े भूल जाते हैं। यही कुछ सियासत में होता है कि 5 साल ये सब मिलकर माल बनाते हैं और अगले इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी में मिल जाते हैं, और इनके वोटर्स इसी भोलपन में रहते हैं कि अब की दफ़ा ईमानदार क़यादत के नीचे वो करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो कब बाज आते हैं। ब्रॉडशीट की जिस वारदात की कहानी लंदन से आप सुन रहे हैं, इसकी बुनियाद 20 बरस पहले रखी गई थी। परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो इनके मशीरों ने मशवरा दिया कि वो तवील मुद्दती हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं तो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की करप्शन ढूंढ कर सामने लाएं। जो साथ मिल जाए वो ईमानदार, और जो ना मिले उसे नैब से लंबी जेल करवा दो। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी कि वो सब पैसा पाकिस्तान में रखते। जरदारी अगर स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन बैंक में डिपॉजिट कर चुके थे तो शरीफों ने भी 5 बड़े आज़मों में जायदादें बना रखी थी, जबकि अपना इक़्तिदार लोगों की आंखों में जायज़ करार दिलवाने के लिए परवेज़ मुशर्रफ के लिए ज़रूरी था कि सियासतदानों की माली करप्शन को पकड़ पकड़ कर हाईलाइट किया जाए। यूँ आलमी सतह पर ऐसी कंपनियों की तलाश शुरू हुई जो ये काम करें। ये रास्ता इससे पहले नवाज शरीफ दौर में एहतसाब सेल के सरबराह सैफुर रहमान दिखा चुके थे, जब उन्होंने नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सीक्रेट फंड से 30 करोड़ रुपए निकलवाकर लंदन और जेनेवा में ऐसे वकील और सराग रसां इदारे हायर किए जिन्होंने जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का कच्चा छठा खोल दिया। इतने सबूत इकट्ठे कर लिए गए कि जरदारी साहब ने 2008 में सदर बनते ही लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन को जेम्स बॉन्ड तर्ज पर जेनेवा खुफिया मिशन पर भेजा कि वो सब संदूक खुफिया तौर पर जेनेवा से उठा लाओ। मसूफ बरसती बारिश में छतरी पकड़े, सगार सुलगाए, सर पर काउबॉय हैट पहने वो सब संदूक उठवाकर गाड़ी में रखवा रहे थे और कैमरे पर सब कार्रवाई रिकॉर्ड हो रही थी, जो बाद में पाकिस्तान के एक चैनल पर पूरी दिखाई गई। यूँ पाकिस्तानियों के 30 करोड़ रुपए लगाकर करप्शन के जो सबूत सैफुर रहमान और वसीम अफजल ने इकट्ठे किए थे वो वाजिद शमसुल हसन चुरा कर साथ ले गया। जो काम सैफुर रहमान ने किया था वही मुशर्रफ के चेयरमैन नैब जनरल अमजद को सूझा। उन्होंने भी ऐसी कंपनियां तलाश करना शुरू की जो इसी तरह पाकिस्तानी सियासतदानों की फाइलें ढूंढ कर दें। अमजद साहब को अपने तय बेहतर डील मिल गई कि लंदन के 2 फर्मों ने पेशकश की कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान की छुपी सारी दौलत के सबूत इकट्ठे करके देंगी, लेकिन इसके बदले इस जायदाद या दौलत का 20% शेयर लेंगी। एक पार्टी का नाम ब्रॉडशीट था। इनसे जून 2000 में मुआहिदा तय पाया। परवेज़ मुशर्रफ और अमजद साहब की इन कंपनियों को हदायत थी कि वो ज़्यादा फोकस शरीफ खानदान पर रखें। परवेज़ मुशर्रफ का ख्याल था कि महज जहाज़ की हाईजैकिंग का मुकदमा काफ़ी नहीं, वो आवाम की नज़रों में शरीफों को करप्ट भी साबित करें। जू शरीफों के घेरा तंग हो रहा था, उनके लिए जेल बैठना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा शरीफ खामोशी से 2-3 महाजों पर काम कर रहे थे ताकि ना सिर्फ सजाएं ख़त्म हो बल्कि वो जेल से भी रहा हों। ताहम परवेज़ मुशर्रफ को इल्म था कि उनके इक़्तिदार को अवामी कबूलियत उस वक्त मिलेगी जब वो नवाज शरीफ के खिलाफ बड़े स्कैंडल्स ला सकेंगे। इसलिए जनरल अमजद का इंतखाब किया गया था कि वो कोई रायत नहीं करेंगे, और यूँ पूरी दुनिया में 2 जासूस कंपनियां ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फैला दी गई। इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ पर दबाव डालने का ये तरीका शरीफों के जहन में आया कि बेनज़ीर भुट्टो से रब्ता किया जाए और जमहूरियत के नाम पर जद्दोजहद शुरू की जाए। अब ये सबसे मुश्किल काम था। एक तो बेनज़ीर भुट्टो परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ का खैर मुकदम कर चुकी थी कि जो होना था हो चुका, अब मुशर्रफ उनसे बातचीत करें कि आगे क्या करना है। 12 अक्टूबर की उस रात जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा था, बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के तर्ज हुक्मरानी का टीवी इंटरव्यू में पोस्टमार्टम किया कि वो कैसे मुल्क को तबाह कर रहे थे और इनके दौरे हुकूमत में कैसे बड़े स्कैंडल्स और मुखालिफ सियासतदानों का जीना हराम कर दिया गया था। एक तरह से बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे को एंडोर्स कर दिया था। ताहम परवेज़ मुशर्रफ ने अपने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे। इनका प्लान अब लंबी रेस का बन गया था। वो अब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तानी सियासत से मुस्तकिल आउट करने में दिलचस्पी रखते थे, लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो को झंडी करा दी गई, जिसका उन्हें दुख हुआ। लोहा गर्म था, इस पर सिर्फ चोट लगना बाकी थी। अब सवाल ये था कि बेनज़ीर भुट्टो को राज़ी कैसे किया जाए।
کیونکہ بینظیر بھٹو تو براہ راست نواز شریف کی ڈسی ہوئی تھی۔ سیف الرحمان نے ہی 30 کروڑ لگا کر زرداری کی کرپشن ڈھونڈی تھی، بلکہ نواز شریف دور میں ہی اٹارنی جنرل محمد فاروق نے سوئس حکومت کو خط لکھ کر اس میں یہ کہہ کر پارٹی بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت ہے جس پر پاکستانی عوام کا حق ہے۔ یوں زرداری کے $60 ملین جو منی لانڈرنگ میں سامنے آئے تھے ان پر دعویٰ کیا گیا تھا۔ نواز شریف دور میں بینظیر بھٹو کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا کہ کہیں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ انہیں باہر بھجوانے میں بھی حکومت کا اپنا ہی ہاتھ تھا کہ ان کی گرفتاری سے مسائل ہوں گے، لہٰذا انہیں چپکے سے باہر جانے دیا جائے اور پیچھے پاکستان میں امیر المومنین بن کر حکومت کی جائے اور اگلے پچھلے سارے نقصانات پورے کیے جائیں۔ اب مخالفین کو بینظیر بھٹو کی ضرورت پڑ گئی تھی تاکہ مشرف پر دباؤ ڈال کر کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، مگر سوال یہ تھا کہ یہ مشکل کام کیسے کیا جائے۔ جو پہلا نام ذہن میں ابھرا جنہیں اس موقع پر سب استعمال کرتے تھے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا تھا، جو اس طرح کے سیاسی الائنس بنانے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ نوابزادہ تو چلیں تیار ہی رہتے تھے، لیکن بینظیر بھٹو کو کیسے ریسی کیا جائے تو دبئی میں تھی اور اپنے سب مسائل، مقدمات اور مشکلات کا ذمہ دار نواز شریف کو سمجھتی تھی۔ اب بی بی کو کون راضی کرے؟ اٹک قلعے میں کئی راتیں جاگنے اور سوچنے کے بعد نواز شریف کے ذہن میں اچانک ایک نام ابھرا جو ان کے خیال میں بینظیر بھٹو تک ان کا پیغام پہنچا بھی سکتا تھا اور شاید کسی حد تک قائل بھی کر سکتا تھا۔ جاری ہے۔